गुड मॉर्निंग। आज हम सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जो हमारा ट्रेडिंग के नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम आज कोशिश करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड को पूरी तरीके से हम समझ पाए। और पहली चीज़ जो सप्लाई एंड डिमांड में आती है कि जब मार्केट में आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको चार्ट पढ़ने के लिए हमें मार्केट का एक वाइब समझना पड़ता है। वाइब वाइब का मतलब है कि मार्केट हमेशा जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। तो किस तरफ जाना चाहता है उसकी समझ आने के लिए हमें सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है। सप्लाई का मतलब है कि एग्जाम्पल के तरीके से आपके समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सप्लाई ये होता है कि आप जब समझो एक टमाटर का एक क्रॉप, टमाटर का एक दाम देख रहे हो। तो टमाटर कभी कभी 100 रुपये में बिकता है, कभी कभी 10 रुपये में बिकता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक एक 10 दिन में आपको टमाटर 100 रुपये में दिखेगा, आपको उसी 1 महीने के बाद आपको 10 रुपये में दिखेगा। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक ही प्रोडक्ट है जो टमाटर हर रोज का एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो उसी चीज़ में हमें इतना अंतर देखने को क्यों मिलता है? हमें क्यों प्राइजेस जो है ना वो इतना अंतर करता है? ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कितना है। मानो टमाटर के खेती में आपको एक साथ में आपको ज़्यादा बारिश आ गया तो पूरा खेत जो है ना बिगड़ जाता है। तो उससे क्या होता है ना, उसका सप्लाई जो है बहुत कम हो जाता है। सप्लाई जो जनरली एक 10 टन होना चाहिए वो 1 टन निकल के आता है सप्लाई। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जब क्वांटिटी कम हो जाता है, जो क्वांटिटी 10 टन का रहना चाहिए वो 1 टन में बदल गया, तो मतलब उसका सप्लाई जो है ना श्रिंक हो गया, सप्लाई कम हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी खरीदार खरीदना चाहता है तो वो ज़्यादा दाम देके खरीदना पड़ता है, क्योंकि जब सप्लाई कम है तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, क्योंकि लोग जितना मतलब खरीदने के लोग हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। तो खरीदने वाले क्या करते हैं कि हमें दो बोल के एक एक प्राइस को 10 रुपये का टमाटर को आपको 50 रुपये, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दाम धीरे धीरे चले आता है। तो इसको हम सप्लाई जब श्रिंक होता है तो डिमांड जो है ना, जो लोगों का रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए शॉप वाले क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इसको हम यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सप्लाई सप्लाई इस तरफ जा रहा है और डिमांड इस तरफ जा रहा है। तो इसका रिलेशनशिप ये है कि जब सप्लाई बढ़ता है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली डिमांड कट जाता है। सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड कट जाता है। सिमिलरली जब सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये मैथमेटिकली बोला जाए तो सप्लाई एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड कटता है, जब सप्लाई कटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये मैथमेटिकली बोला जाए तो सप्लाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। ये हमेशा मार्केट में देखने के लिए मिलता है। जब हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें पहली चीज हमें नोटिस करना चाहिए कि किस तरफ मार्केट मूव होना चाहता है। तो वो सप्लाई और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप हमें समझ लिया तो हमें मार्केट किस तरफ जाना चाहता है हम समझ में आ जाते हैं। तो ये हम चार्ट्स में देखते हैं। तो एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टाटा मोटर्स का शेयर दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स का शेयर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स का ये ग्राफ है। इसमें हमें सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझना होगा। सप्लाई एंड डिमांड कहाँ आता है? अब देखो आप, हमें सप्लाई एंड डिमांड को ग्राफ में समझने के लिए एक चीज पहले देखना है कि
यहाँ जब 2009 का क्रैश हो गया था, इकोनॉमिकल डाउनटर्न हो गया था, तो मार्केट यहाँ से चालू हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद कंपनीज पूरे परफॉर्म अच्छे नहीं कर रहे थे। उसके बाद में जब मनी फ्लो बढ़ गया इकोनॉमी में, तो हमें डिमांड देखने को मिला। डिमांड से क्या होता है कि एक जो शेयर है, शेयर का प्राइस जो है ना, हमें ऊपर जाते हुए दिखता है। तो इसका कारण बहुत हो सकता है, क्योंकि टाटा जो है ना लैंड रोवर और जैगुआर जैसी बड़े कंपनीज को एक्वायर किया था 2009-2010 में। उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी में कॉन्फिडेंस आ गया लोगों का कॉन्फिडेंस आने से क्या हुआ, तो वो शेयर बेचना नहीं चाहते। शेयर बेचना नहीं चाहते, उसका मतलब है कि शेयर्स का जो सप्लाई है वो नीचे हो गया, शेयर्स का जो सप्लाई रहता है वो कम हो गया। उससे क्या होता है कि डिमांड, जो लोग खरीदना चाहते हैं, टाटा मोटर्स में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करे, वो जो भी बचे हुए शेयर्स को और ज्यादा दाम में खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए दाम जो है ना, प्राइस जो है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब ये हमें चार्ट में हमेशा देखने को मिलता है कि सप्लाई एंड डिमांड का रोल क्या है। जब सप्लाई ज्यादा होता है तब क्या होता है, प्राइस नीचे गिर जाता है। जब सप्लाई कम हो जाता है, जब डिमांड बढ़ जाता है एक ही कंपनी का, तो उसका दाम बढ़ने लगता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिला हमें। एक एक 10 साल तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो यहाँ पे जो खरीद रही है लोग है, ये यहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो जो भी बायर है, वो जो सप्लाई श्रिंक करके बैठे थे, सप्लाई बिना मतलब रिलीज करे, सेल करे, जो होल्ड करके रखे थे, वो इसके बाद में जब प्राइस इतना ऊपर पहुंच गया, तो मानो यहाँ पे 38 रुपीज का प्राइस था, तो वो जो ऑलमोस्ट 600 रुपए पे पहुंच गया। मतलब 38 रुपीज का शेयर जो है ना, 600 रुपए पे पहुंच गया। तो जो भी इन्वेस्टेड लोग हैं, वो सेल ऑफ करना चाहते हैं, उनका प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तब क्या होगा, तब सप्लाई बढ़ गया। फिर से सप्लाई जो रोक के रखे थे इतने सालों तक लोग, तो उसको सेल करना चालू कर दिया। सेल करने से क्या हुआ, एकदम मार्केट फिर नीचे पहुंच गया। तो यही देखने को मिलता है, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस नीचे आता है। तो इस दोनों का रिलेशनशिप हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर से सप्लाई का प्रेशर बनता जाता है और नीचे से डिमांड का प्रेशर है। तो आपको एक्स एक्सिस मतलब एक ग्राफ को ले लिया, तो ऊपर से हमेशा सप्लाई का प्रेशर रहती है, नीचे से हमेशा डिमांड का प्रेशर रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो मार्केट बनता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी से आपको ये चार्ट बनता देखने को मिलता है। तो एक बार प्राइस ने ऊपर पहुंच गया, फिर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा सेल करने के लिए लोग बैठे, तो इसलिए क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे गिर गया। तो ये देखने को मिलता है कि 10 साल में प्राइस 2011 से 2009 से लेके 2019 तक, ऑलमोस्ट 10 साल में फिर प्राइस जहां पे था वहां पे आ गया। तो इससे कंपनी का फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स कुछ गलत हो गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल मार्केट में ये इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है, ये जो समझते हैं उनको फंडामेंटल से मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल कंपनी का तो अच्छी होती है, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करना चाहती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आता है कि जब टेक्निकल एनालिसिस को समझना है, तो ये डिमांड और सप्लाई के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब सेम चीज हमें फिर से यहाँ पे देखने मिला 2019 में, जब कोविड आ गया था, तो कंपनी के शेयर्स पूरे नीचे आ गए। कंपनी के शेयर्स क्यों नीचे आ गए, क्योंकि डिमांड नहीं था, कंपनी का सेल्स नहीं हो रहे थे, कंपनी का शोरूम बंद था, कार्स कोई खरीद नहीं रहा था, सैलरीज पे करना मुश्किल हो गया था कंपनी को। तो ये चीज में कंपनी पूरा सेल कर दिया, मतलब शेयर का वैल्यू कम हो गया, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो उसी वजह से सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कोई खरीदने वाले नहीं थे वो उस समय में। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली प्राइस दाम जो है ना नीचे पहुंच गया। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर कोविड रिलैक्सेशन हो गया। फिर कोविड के बाद पूरे इकोनॉमिक्स जो है ना मार्केट में मनी बढ़ा दिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना बढ़ाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ गया। उससे क्या हुआ ना, लोगों में उनके अकाउंट्स में पैसे आना चालू हो गए। तो उससे क्या हुआ, फिर से डिमांड आना चालू हो गया, मतलब गाड़ी बिकना चालू हो गई, सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसी प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ पे जो खरीदे लोग जो है, वो धीरे धीरे डिमांड बढ़ता गया और कंपनी अच्छा परफॉर्म करता गया। तो एक ही झटके में आपको ऑलमोस्ट 30 रुपीज का शेयर जो है ना 1200 रुपए तक पहुंच गया था। मान के चलो, आप यहाँ पे अगर 2019 में 1 लाख रख लिए होते इस कंपनी में, तो आपको 4 साल के बाद ये 30 लाख हो जाता। तो इतना बेटर परफॉर्मेंस
टाटा मोटर्स ने दिया है। तो इसकी वजह ये है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ 2019 में, कोविड का क्रैश हो गया था, उसके बाद से जब रिलैक्सेशन हो गया तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ कोविड तो निकल गया, अब तो गाड़ी खरीदना है। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, उनका प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बदल गया, और कंपनी प्रॉफिट जब दिखा रहा था तो कंपनी का शेयर जो है ना बेचने लोग कम हो गए थे, मतलब सप्लाई जो है ना फिर से श्रिंक होना चालू हो गया। जब सप्लाई श्रिंक होना चालू हो गया तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 1200 रुपए तक पहुंच गया था 2024 तक। तो ये देखने को मिलता है, सप्लाई और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमेशा हर एक ग्राफ में देखने को मिलता है। पूरा मार्केट इकोनॉमी को यही एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली मूव करता है। जब सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है फिर यहाँ पे देखने को मिलता है। जब यहाँ पे पहुंच गया था 1200 रुपए तक शेयर, तो यहाँ पे जो खरीद से लोग हैं उनको बहुत मुनाफा हो रहा था, तो उन्होंने बेचना चालू कर दिया। इसकी मतलब क्या है, कम मार्केट में, शेयर मार्केट में सप्लाई, जो टाटा मोटर्स के शेयर्स के सप्लाई है वो बढ़ना चालू हो गया। जब शेयर्स का सप्लाई बढ़ना चालू हो गया तो धीरे धीरे से क्या हुआ, उनका डिमांड करता आया, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा थे, खरीदने वाले कम थे। तो बेचने वाले क्या होता है, मुझे 1200 में नहीं 1100 में बेच दो, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिर नीचे प्राइस में बेचना चालू किया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर और 900 में बेचना चालू किया। धीरे धीरे देखते देखते एक ही साल में 8 महीनों में जो 1200 का शेयर था वो ऑलमोस्ट 600 रुपए पे आ गया। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। तो सप्लाई जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें ये देखने को मिलता है कि शेयर का दाम तो नीचे आ रहा है। जब डिमांड बढ़ता है तो ये देखने को मिलता है कि शेयर का दाम ऊपर जा रहा है। तो ये सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं है, पूरा मार्केट इकोनॉमी जो ट्रेडिंग का है, हर एक चीज को ये सप्लाई एंड डिमांड कर्व जो है ये डिफाइन करती है। तो इसको हम चार्ट में देख रहे थे, तो यही रिलेशनशिप है कि जब सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड कट जाता है। तो ये हमें ग्राफ में देखने को मिला। जब कंपनी का शेयर 1200 रुपए पे था तो सप्लाई बढ़ गया, तो धीरे से क्या हुआ, डिमांड कट गया, डिमांड कटने से क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। तो ये रिलेशनशिप जो है ना हमें स्टॉक मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है। ये सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं है, आप कोई भी मार्केट ले लो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, नहीं तो क्रिप्टो मार्केट्स ले लो, उसमें भी कोई कॉइन का प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है, तो डिमांड जब ज्यादा होता है लोगों को खरीदने के लिए तो ऑटोमेटिकली प्राइस पुश हो जाता है ऊपर। जब सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों को प्रॉफिट बुक करना होता है, जब सप्लाई एक्सपैंड होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाता है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है हमें स्टॉक मार्केट समझने में। दूसरा चीज है कि नीचे आते हुए हम देख सकते हैं कि ये थोड़े एग्जाम्पल्स दिया है मैंने, आप पढ़ के इसको समझ सकते हो। और दूसरा चीज है कि आप धीरे धीरे आते हुए यहां तक आ सकते हो कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है। हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला कि 600 रुपए का हमें डिमांड का जोन मिल गया था। अगर उससे पहले 10 साल पहले क्या हुआ था, और 2009 में और 2019 में ऑलमोस्ट 100 रुपीज तक मार्केट सप्लाई जोन में था। लेकिन एक बार वो वहां से निकल गया और 1200 रुपए जब पहुंच गया तो उसके बाद में जो उसका सप्लाई जोन है वो 600 रुपए पे आ गया। तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो जब मार्केट नीचे रहता है तब मतलब एक नीचे मानो टाटा मोटर्स ही ले लो एग्जांपल, ये देखो टाटा मोटर्स में हमें ये देखने को मिलता है कि एक बार यहाँ पे 38 रुपीज का नहीं आया था, ये डिमांड जोन था। फिर से मार्केट 600 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर से इकोनॉमिकल डाउनटर्न और कोविड की वजह से फिर से प्राइस यहाँ पे था। तो एग्जैक्टली आप देख लिए तो यहाँ तक प्राइस आने को मिला। तो ये हम सोच सकते कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है कि लोग जो है ना ये ग्राफ फॉलो करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। जब इनको दिखता है कि मार्केट अच्छे से डिमांड जोन में आ गया तो वो खरीदना चालू कर देते। तो खरीदने से क्या होता है, फिर सप्लाई श्रिंक होना चालू हो जाता है। जब यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई एक्सपैंड हो गया, सप्लाई एक्सपैंड होने से क्या हुआ, प्राइस कटना चालू हो गया। जब सप्लाई जो है ना फिर जब डिमांड जोन पे आ गया तो लोग खरीदना चालू कर दिए, तो सप्लाई श्रिंक होना चालू हुआ। जब सप्लाई श्रिंक हो गया तो क्या हुआ, वो डिमांड वाले जो है ना और ज्यादा दाम पे खरीदने के लिए उसको प्राइस को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1200 तक पहुंचा दिया। फिर वही चीज यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे फिर से सप्लाई एक्सपैंड होना चालू हो गया तो फिर से मार्केट क्रैश कर दिया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कौन सा डिमांड जोन है और कौन सा सप्लाई जोन है।
तो इन दोनों के बीच में जब सप्लाई रहता है ना, तो फिर से क्या हुआ, इतने सालों के बाद फिर मार्केट यहाँ पे पहुंच गया, तो ये दोनों का बीच का जो लाइन है, मतलब ये लाइन जो है ना सपोर्ट बन गया, इसीलिए यहाँ तक मार्केट आ गया था, और यहाँ से फिर डिमांड जोन बन गया, डिमांड जोन बन के फिर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझना जरूरी है, और इसको और एक तरीके से हम समझा सकते हैं कि सप्लाई जोन को हम बोल सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस है, और डिमांड जोन को हम सपोर्ट बोलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये हमें मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोल के हमें दिख जाएगा। ये सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं है, आप देखो इसमें टाटा स्टील का बात ले लो आप। तो टाटा स्टील में आपने टाटा स्टील में देख लिया, तो ये जो नीचे का जोन है ये हमेशा सब डिमांड जोन था, तो यहाँ तक प्राइस पहुंच गया था, फिर यहाँ पे डिमांड आ गया, फिर यहाँ पे डिमांड आ गया, फिर यहाँ पे, मतलब एक पैटर्न में मार्केट ऑलमोस्ट 2007 से 2019 तक, मतलब मानो 12 साल एक ही जोन में चल रहा था मार्केट, क्योंकि हमेशा मार्केट डिमांड जोन में आ रहा था, और डिमांड बढ़ गया था तो फिर सप्लाई जोन में आ रहा था, फिर डिमांड जोन में आ रहा था, फिर सप्लाई जोन में, फिर डिमांड जोन में, फिर सप्लाई जोन में। तो इन दोनों के बीच में जब डिमांड जोन में आता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और जब ऊपर यहाँ पे देखो ये लाइन में जा रहा है, यहां तक पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। तो हमेशा प्राइस जो है ना, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है। जब एक बार यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस टूट गया, मतलब अपना रेसिस्टेंस को तोड़ दिया था मार्केट ने, तो इसको फिर ऊपर जाते हुए देख सकते हैं हम। तो हम सपोर्ट मतलब सप्लाई को हम देख सकते हैं कि सप्लाई का जहां पे ज्यादा है, उस जोन को हम सप्लाई जोन बोलते हैं, और उसी जोन को हम रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जब मार्केट नीचे आता है, तो एक जगह पे हमें मतलब डिमांड जोन दिख जाएगा, और उसी डिमांड जोन को हम सपोर्ट भी बोलते हैं। तो हम सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट और रेसिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई, ये जोन्स को हमें समझना पड़ेगा। हर एक ग्राफ में ये देखने को मिलता है, सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं है। आप चलो एक क्रिप्टो का कॉइन भी देखते हैं हम। एक क्रिप्टो का कॉइन हमें इथेरियम, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट एक बार ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे सप्लाई का जोन आ गया तो सेल हो गया, यहाँ पे एक डिमांड का जोन बन गया। यहाँ पे भी देखो इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 2022 से लेके 2025, 3 साल के बाद जब मार्केट फिर से यहाँ पे पहुंच गया था, तो ये डिमांड जोन था। डिमांड जोन पे क्या हुआ, फिर लोग खरीदना चालू कर दिए, मतलब उस स्टॉक को फिर होल्ड करना चालू कर दिया, सप्लाई श्रिंक हो गया, डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ते हुए देखते हमें धीरे धीरे से ग्रीन कैंडल बनने चालू हो गए, और मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसकी मतलब है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई एंड डिमांड है, इन दोनों का रिलेशनशिप, ये कोई भी चार्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट ले रहे हो, ये कॉइन जो है 1 वीक का चार्ट ले रहे हो आप, 1 वीक का चार्ट में हमें एग्जैक्टली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। इस बार देखो जब ऊपर प्राइस $4000 तक पहुंच जाएगा, तो इसकी मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तोड़ पाएगा, देखने लायक रहेगा। लेकिन हमें अगर यहाँ पे कर लिया, हमें डिमांड जोन में अगर हम एंट्री कर लिया, तो जब रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच जाएगा मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली हमें एग्जिट करके वेट करना अच्छी चीज है, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा सेल करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो इतना चार्ट को समझते हुए यहाँ पे सेल करने के लिए बैठते हैं। तो हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तो यहाँ पे इसका एक ग्राफ, एक ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां तक एक डिमांड जोन बन रहा है, मतलब एक सपोर्ट है, एक एग्जैक्टली $15,000 तक एक सपोर्ट है, और $4000 में एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है ना, हमेशा ये टेक्निकल एनालिसिस जो समझते हैं उनको समझ आता है कि मार्केट जब यहाँ तक आए तो डिमांड रहेगा तो हम खरीद सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि सप्लाई को पूरा खा लेते हैं, मतलब सप्लाई को पूरा खरीद लेते हैं,
तो उससे क्या होता है ना, सप्लाई श्रिंक होना चालू हो जाता है फिर से। सप्लाई जब श्रिंक होना चालू हो जाता है तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, धीरे धीरे प्राइस जो है ना ऊपर पहुंचते हुए दिखाई देता है। तो हमें तो ये चीज है, हमें सप्लाई सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कोई भी ग्राफ ले लो लॉन्ग टर्म में, आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 साल में हर एक बार एक स्टॉक जो है ना सपोर्ट करने आ जाता है, हर एक बार रेजिस्टेंस करने सेल हो जाता है। तो जब सपोर्ट पे आएगा स्टॉक को हमें खरीदना होगा, जब रेजिस्टेंस पे रह रहा है उसको सेल करना होगा। उससे क्या होता है ना, हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि डिमांड जोन, ये जो टेक्निकल एनालिसिस में डिमांड जोन और सपोर्ट है, इसको बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, हमेशा जब सपोर्ट पे पहुंचता है तो लोग खरीदना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसको देखते हुए बहुत लोग, अगर मानो इंडिया में ऑलमोस्ट 5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, तो उससे क्या होता है ना, 5 करोड़ लोग जो है ना टाटा मोटर्स नीचे तक आए खरीदेंगे बोल के वो इंतजार कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक हो उसका एक सपोर्ट जोन होता है, एक सपोर्ट डिमांड जोन होता है, तब तक वेट करते हैं, डिमांड जोन में एंटर करते हैं और सेलिंग सप्लाई जोन में सेल कर देते हैं। तो यही चीज देखने को मिलता है। तो इसको और आगे ले गए तो हम समझते हैं कि कोई भी चार्ट हो, तो कोई भी चार्ट, हम अगर चार्ट रीडिंग करना है, चार्टिंग सीखना है, तो हमें सप्लाई एंड डिमांड के बीच का रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखा जाता है कि हमें ये सप्लाई एंड डिमांड का जो है ना हमेशा इलास्टिक रिलेशनशिप रहता है। कोई भी चीज आप मानो, कोई भी कंपनी हो, हमेशा सेल होता नहीं रहता, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स जो है ना चेंज नहीं होते। जब मानो टाटा स्टील का है फंडामेंटल्स, वो नीचे जा रहा है, उसकी मतलब है कि कंपनी बैड परफॉर्म कर रहा है, नहीं तो फंडामेंटल्स बिगड़ गए, प्रमोटर्स ने मतलब पैसे खा लिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। फंडामेंटल्स जो है ना हमेशा सही रहते, मतलब बड़े बड़े कंपनीज के। लेकिन उसमें क्या है ना, कभी कभी सप्लाई जोन जब पहुंच जाता है तो सेल हो जाता है। तो ये इलास्टिक रिलेशनशिप, इलास्टिक बैंड की तरह रहता है रिलेशनशिप। किसी भी, आप मानो अगर डिमांड जोन में ज्यादा खींच रहे हो आप, तो उसके मतलब है कि फिर ये इलास्टिक रिलेशनशिप की तरह फिर ऊपर जाएगा। इसको हम चार्ट में भी देखते हैं एक चीज। यहाँ पे देखिए, ये S&P 500 इंडेक्स है, यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है। इसमें ऑलमोस्ट 500 वर्ल्ड के बड़े कंपनीज रहते हैं इसमें। तो उसी का ग्राफ है ये, उसी का चार्ट है। इसमें हम हमेशा देखा जाए तो एक इक्विलिब्रियम चल रहा है यहाँ पे बीच में, एक ट्रेंड लाइन चल रहा है बीच में। और हमेशा जब प्राइस नीचे होता है, मतलब नीचे पुश करते हो, नीचे पुल करते हो उसको, वो धीरे से इलास्टिक की तरफ फिर ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, फिर वहां पे आपको पुश कर रहे हो, उसके मतलब फिर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, फिर जब नीचे पुश किया फिर ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे देखो, इतना बड़ा मतलब 20% का करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 1 महीने में। तो उससे क्या हुआ, फिर नीचे खींच लिया, मतलब सप्लाई जो है ना, सप्लाई का प्रेशर जो है वो मार्केट को नीचे पुश कर दिया, सप्लाई का प्रेशर। उससे क्या होता है ना, नीचे मार्केट पहुंच गया। और लेकिन यहाँ पे रह पाएगा, नहीं तो यहाँ पे चॉप हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को फिर से पहुंचना है चार्ट को, मतलब प्राइस को। जब नीचे पहुंच गया तो उसको फिर से देखो 1 महीने में, मतलब 1 महीने में सेल हो गया, फिर 1-1.5 महीने में ऊपर पहुंच गया। तो ये फिर से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा थोड़ी देर तक। तो ये चीज चलता रहता है मार्केट में। ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं, हर एक स्टॉक में देखने को मिलता है। जब प्राइस एकदम से उसके इक्विलिब्रियम से मूव होता है, जब ऊपर की तरफ भी मानो, नीचे की तरफ भी मानो, फिर उस इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए कोशिश करता है। ये इलास्टिक रिलेशनशिप होता है। किसी भी तरफ आप ज्यादा खींच लिया तो दूसरी तरफ का मतलब प्रेशर बन जाता है, तो दूसरी तरफ मार्केट पहुंच जाता है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये हमेशा एक इलास्टिक बैंड की तरह आप समझ सकते हो। तो यही चीज समझाने की कोशिश किया हमने यहाँ पे कि जब मार्केट में एक कैंडल बनता है, मतलब कैंडल के मतलब है कि हमें चार्ट पढ़ने के लिए कैंडल स्टिक समझना पड़ता है। ये हम आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि जब मार्केट हमेशा जब एक तरफ जाता है तो फिर दूसरी तरफ की प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी तरफ आ जाता है, फिर यहाँ पे आ गया तो फिर ऊपर जाता है। फिर ये हमेशा ऊपर नीचे वेव्स की तरह एक ही तरफ मतलब बहते नहीं है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर।
ये हमेशा हमें सप्लाई एंड डिमांड के कॉम्बिनेशन में समझना होगा। सप्लाई एंड डिमांड जब उसका प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो मार्केट उस तरफ निकल जाता है। जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो मार्केट एकदम से नीचे पहुंच जाता है। जब सेलिंग प्रेशर कम हो गया तो मार्केट फिर से रिवर्स होके फिर ऊपर पहुंच जाता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एट द एंड मार्केट को हमेशा स्टेबल रहना है, एक ही तरफ जाना नहीं है, एक ही तरफ जाएगा भी नहीं। आप चाहो मानो एक स्टॉक है जो सीधा ऊपर पहुंच रहा है तो वहां पे रुकने वाला नहीं है स्टॉक, फिर से गिरेगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो हमें जब ये टेक्निकल एनालिसिस में सप्लाई एंड डिमांड को हम समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है मार्केट को। जब डिमांड बढ़ जाता है तो थोड़े दिनों तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा। जब पूरा नीचे चलेगा तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर ऊपर आएगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है मार्केट। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सप्लाई एंड डिमांड में हमें हमेशा ये चीज समझना होगा। और आगे चलते हुए हम ऑलमोस्ट डे 2 के भी क्लास चालू कर दिए। तो ये डे 2 में हम समझते हैं कि हम अभी सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझ लिए। सप्लाई एंड डिमांड के बाद क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड को चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जो रिलेशनशिप है मार्केट में, उस रिलेशनशिप को हम चार्ट में कैसे डिस्प्ले करेंगे, चार्ट में कैसे डिस्प्ले होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैंडल स्टिक्स। ये कैंडल स्टिक्स क्या होता है कि हम जब इसके बारे में डिटेलली आज बात करेंगे, लेकिन कैंडल स्टिक क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा हो तो एक ग्रीन कैंडल बन जाता है। मतलब डिमांड हमेशा क्या है, नीचे से प्रेशर क्रिएट करता है। नीचे से प्रेशर क्रिएट करने से प्राइस क्या होता है, ऊपर पहुंच जाता है। मतलब नीचे से प्राइस ऊपर पुश हो रहा है, उसकी मतलब है कि ग्रीन कैंडल, मतलब एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ग्रीन कैंडल की मतलब है कि डिमांड का डिस्प्ले है। और दूसरा चीज है कि रेड कैंडल जो है ना, सप्लाई का डिस्प्ले है। जब मार्केट प्रेशर जो है ना ऊपर से प्राइस को पुश करता है नीचे की तरफ, तब एक रेड कैंडल बन जाता है। तो रेड और ग्रीन जो है ना, ग्रीन को हम डिमांड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेड को हम सप्लाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक कैंडल स्टिक का बेसिक थिंग है। और कैंडल स्टिक में और अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल स्टिक में क्या होता है, एक कैंडल स्टिक देखो यहाँ पे जैसे आपको दिखा हुआ, एक कैंडल स्टिक इतना बड़ा अगर कैंडल स्टिक है तो उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट हुआ है। मतलब प्राइस जो है ना एक दिन में समझो, एक दिन में आपको टाटा मोटर्स कल 710 पे था, लेकिन मार्केट एंड होते हुए मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 720 तक पहुंच गया था। मतलब प्राइस का मूवमेंट जो है 710 रुपीज से लेके 720 रुपीज का मूवमेंट था, 10 रुपए का मूवमेंट। तो उस 10 रुपए का मूवमेंट में अगर कैंडल स्टिक में समझना चाहे तो क्या हुआ, प्राइस 710 से लेके ऊपर पहुंचा है। ऊपर पहुंचा मतलब प्राइस ने ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसकी मतलब है कि प्राइस ऊपर पुश हुआ है। तो जब डिमांड ऊपर पुश करता है तो कैंडल कौन सा बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। वही देखने को मिलता है हमें कि ग्रीन कैंडल एक बनता है। यहाँ पे प्राइस यहां से लेके यहां तक प्राइस का मूवमेंट था, तो इसका हमेशा एक कैंडल का लो और टॉप जो है ना, लो जो है ना उस दिन का सबसे नीचे वाला प्राइस था और टॉप जो है ना सबसे टॉप वाला प्राइस था। उस दिन कहां से कहां तक प्राइस का मूवमेंट हुआ है और उसमें कौन सा डिमांड ज्यादा था या सप्लाई ज्यादा था। अगर मानो सप्लाई ज्यादा था उस दिन, क्या होगा, तो रेड कैंडल बनेगा, प्राइस यहां से यहां तक आ गया होगा। तो उस दिन में मोस्टली क्या हुआ होगा, टाटा मोटर्स का शेयर 730 से लेके 710 तक नीचे गिर गया होगा। उससे क्या होता, 730 यहाँ पे रहेगा, 710 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ। तो उसकी मतलब है कि सप्लाई जो है ना, सप्लाई का प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आ गया। प्राइस जब नीचे आता है तो रेड कैंडल बना देता है। और सिमिलरली जब प्राइस डिमांड जब बन जाता है तो उसको ग्रीन कैंडल बना देगा और प्राइस को 710 से लेके 730 तक पहुंचाएगा। तो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट है, ये उस दिन का उस शेयर का प्राइस का वैल्यू है, नीचे से लेके ऊपर तक। और उसी कैंडल में हमें देखने को मिलता है कि एक तो अपर विक है, ये बी अपर विक है, ऊपर का विक, और ये लोअर विक है, ठीक है। और इसके बीच में एक बॉडी है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो अपर विक का मतलब कि हमने मैंने बताया कि नीचे से लेके ऊपर तक प्राइस का मूवमेंट है। तो क्या हुआ होगा, यही चीज हमें एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक में समझते हैं।
तो ये एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर मानो 5 रुपीज से लेके, अगर मानो मार्केट का उस दिन मार्केट टाटा मोटर्स का ही ले लो, टाटा मोटर्स का आज 17 रुपीज पे है स्टॉक। अगर मानो 17 रुपीज पे मार्केट आज 9.15 पे ओपन हुआ है, तो मार्केट जब 9.15 पे ओपन हुआ है तो उसको 17 से 710 तक अगर मार्केट ने सप्लाई ने पुश किया तो पहले ऐसे आएगी मार्केट, उसके बाद में फिर डिमांड बढ़ गया ओवरऑल कंपनी में, मतलब डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा, 710 से लेके फिर 730 तक पहुंचा दिया मार्केट, मतलब ग्रीन कैंडल्स बना के 730 तक पहुंचा दिया। फिर 730 के बाद थोड़ा सा सेल होके 720 तक आ गया मार्केट। मतलब एक ही दिन में आप 915 से लेके 920 तक मतलब 330 तक क्या हुआ, मार्केट नीचे पुश किया, फिर ऊपर पहुंचा दिया, फिर पुश किया। तो इसे हम कैसे समझते हैं कि अगर इसका एक दिन का कैंडल बनना है तो एक दिन का कैंडल ऐसे बनेगा, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे बॉडी है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और प्राइस नीचे पुश हुआ है, लेकिन डिमांड उसको फिर ऊपर पुश किया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर सप्लाई पुश किया। तो इन दोनों के बीच में जहां पे ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये हाई है, ये लो है, इन दोनों के बीच का कैंडल जो है ना ये बनेगा। और उस कैंडल का प्राइस मूवमेंट जो है ना यहां से लेके यहां तक हुआ था, लेकिन ओरिजिनल ओपन और क्लोज के बीच में जो है ना उस जगह पे आपको बॉडी देखने को मिलता है। तो बॉडी जो है ना, हमें ये देखो बॉडी, ये बॉडी है, तो ये बॉडी में क्या देखने को मिलता है कि प्राइस नीचे से पुश हुआ, फिर ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन प्राइस जहां पे ओपन हुआ है वहां पे क्लोज हुआ है। तो ये देखने को मिलता है हमें कि जहां पे ओपन हुआ उससे भी ऊपर अगर क्लोज हो गया है तो ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर मानो प्राइस ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है, अगर मानो 730 पे ओपन हुआ है और 710 पे क्लोज हुआ है उस दिन मार्केट, तो उस दिन क्या बनेगा, हमें रेड कैंडल बनेगा। तो सप्लाई एंड डिमांड के बीच का रिलेशनशिप को जैसे हम समझते हैं कि ग्रीन जो है ना डिमांड का है, रेड जो है ना सप्लाई का है। जब प्राइस उस दिन प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, उस प्राइस में कितना मोबिलिटी है, मतलब उस दिन 17 पे ओपन हुआ, 710 पे पुश हुआ, 710 से लेके फिर डिमांड 730 तक पहुंचा दिया, फिर 730 से लेके फिर सप्लाई जो है ना 720 पे क्लोज हुआ, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। हमें बॉडी जो है ना 717 से लेके 720 तक का जो प्राइस मूवमेंट है वहां का ग्रीन कैंडल बनेगा और विक बनेगा। तो एक दिन का मोमेंटम, अगर मानो एक दिन का मोमेंटम में इतना कुछ होता है, प्राइस हमेशा एक ही तरफ रहता नहीं है, तो एक दिन का मोमेंटम में एक कैंडल बन रहा है, उस कैंडल में बॉडी जो है ना ओपन से लेके क्लोज तक, अगर मानो रेड में यहाँ पे ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है, अगर मानो 720 पे ओपन हुआ है मार्केट उस दिन और 700 पे क्लोज हुआ है, तो रेड कैंडल बनेगा। उस रेड कैंडल में बॉडी कहां से कहां तक रहेगा, 730 से लेके 710 तक रहेगा बॉडी, ऑलमोस्ट 30 रुपीज का बॉडी रहेगा। उसके बाद में विक जो है ना प्राइस का मूवमेंट उस दिन का और भी नीचे पुश हुआ, लेकिन क्लोज जो है ना 710 पे हुआ, तो उसकी मतलब है कि बॉडी इतना ही बनेगा। तो एक ही कैंडल में हम समझ सकते हैं कि सप्लाई का प्रेशर है या डिमांड का प्रेशर है, और दूसरा चीज है कि वो डिमांड और सप्लाई का प्रेशर कितना है। अगर मानो बॉडी जो है ना वो बॉडी किस तरफ से बन रहा है और उसमें हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है या रेड देखने को मिल रहा है, मतलब उस प्राइस में अगर रेड देखने को मिला उसकी मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है। अगर मानो 730 से लेके 710 तक प्राइस पुश किया और क्लोज किया, उसकी मतलब है कि प्राइस को 730 पे ओपन हुआ, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आके 710 पे क्लोज हुआ और 730 और 710 के बीच में बॉडी बन गया, तो वो एक रेड कैंडल, प्रॉपर रेड कैंडल बनेगा। ये हम मार्केट में एक बार समझते हैं। ये देखो टाटा मोटर्स का ग्राफ है। टाटा मोटर्स में यहाँ पे क्या हुआ, 718 पे ओपन हुआ मार्केट, मतलब ये कैंडल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो 718 पे प्राइस ओपन हुआ है, यहां से लेके प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर आया। ओवरऑल जो है ना जहां पे ओपन हुआ था उससे नीचे प्राइस क्लोज हो गया। उसकी मतलब है कि जहां पे प्राइस ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 17 पे ओपन हुआ था, लेकिन उसके नीचे आके क्लोज हो गया, इसीलिए एक रेड कैंडल बना है। सिमिलर चीज हमें यहाँ पे देखेंगे। ये कैंडल देखो, यहां से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होकर फिर नीचे पुश हुआ, नीचे से लेके डिमांड आ गया, डिमांड
प्राइस को ऊपर पहुंचा दिया और यहाँ पे क्लोजिंग गया। तो ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस मूवमेंट यहाँ तक आया, फिर क्लोज यहाँ पे हुआ। इसके लिए जब प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है तो एक ग्रीन कैंडल बन रहा है हमें, तो एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देख सकते हैं हम। तो वही चीज हम देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो हम एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो है ना, सब प्राइस का मूवमेंट दिखाता है हमें, प्राइस में कितना मूवमेंट है, सप्लाई है कि डिमांड है, और प्राइस कहाँ से लेके कहाँ तक प्राइस ने पुश किया, ये चीज देखने को मिलता है। वही चीज हमें समझना चाहिए। तो कैंडल स्टिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें बन गया है कि अगर ग्रीन बन रहा है तो क्या बन रहा है, रेड बन रहा है तो क्या बन रहा है, प्राइस मूवमेंट क्या है, विक क्या है, बॉडी क्या है, क्लोजिंग क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है। तो ये कैंडल स्टिक का एक बेसिक एनाटॉमी है। हम अगर चार्टिंग करना है तो कैंडल स्टिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स में हमें पूरा मार्केट का वाइब समझ में आता है। मार्केट का अगर रेड बन रहा है तो उसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है, अगर ग्रीन बन रहा है तो डिमांड है, अगर ग्रीन ज्यादा बड़ा ग्रीन बन गया उसका मतलब है कि ज्यादा डिमांड है, अगर मानो बड़ा कैंडल बन गया और रेड वाला बन गया उसका मतलब है कि ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट में एक वाइब समझने के लिए मार्केट का जो रिलेशनशिप है सप्लाई एंड डिमांड का, इन दोनों का डिस्प्ले हमें समझना बहुत जरूरी है, और उसी में हमें कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। थैंक यू।